ख्वाजा अहमद अब्बास का अफ़साना माँ का दिल। ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में थोड़ा सा तारुफ हम इस अफ़साने के आखिर में देंगे। माँ का दिल। एक फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी। स्टूडियो में हस्बे मामूल हंगामा था। हीरो के सर पे नकली बालों की विग बिठाई जा रही थी। हीरोइन बार बार आईने में अपनी लिपस्टिक का मुआयना कर रही थी। डायरेक्टर कभी डायलॉग राइटर से उलझ रहा था, कभी कैमरामैन से। प्रोडक्शन मैनेजर एक्स्ट्रा सप्लायर से एक कोने में अपनी कमीशन तय कर रहा था। कैमरामैन के असिस्टेंट ने रोशनियों को काले शीशे में से देखकर कैमरामैन से कहा, शॉट रेडी। कैमरामैन ने अपने काले शीशे में से सीन का मुआयना करके डायरेक्टर से चिल्ला कर कहा, शॉट रेडी। डायरेक्टर ने हीरो की कुर्सी के पास जाकर धीरे से कहा, शॉट रेडी। हीरो ने बड़े इत्मीनान से सिगरेट का कश लिया, फिर दो आईनों में से अपने सर को आगे पीछे से देखा, विग को 2-3 बार थपथपाया, नकली बालों की एक लट को माथे पर गिराया और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। असिस्टेंट डायरेक्टर की तरफ देखकर जो डायलॉग का फाइल लिए खड़ा था, हीरो ने पूछा, पिक्चर कौन सी है? माँ का दिल। सीन कौन सा है? जी ये वो बच्चे वाला सीन है। बच्चे वाला सीन? मगर इस फिल्म में तो मेरी शादी ही नहीं, ये बच्चा कैसे हो गया? जी नहीं, ये आपका अपना बच्चा नहीं है। रास्ता चलते आपको एक लावारिस बच्चा मिल जाता है। बच्चे को देखकर आपको अपना बचपन याद आ जाता है, अपनी माँ याद आ जाती है। आप बच्चे को गोद में उठा लेते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आप बोलते हैं, हाँ तो डायलॉग सुनाओ। डायलॉग डायरेक्टर ने फ़ौरन फाइल खोलकर पढ़ना शुरू किया। ये बच्चा भी किसी की आंखों का नूर है। हीरो ने पूछा, नूर? नूर क्या होता है? डायलॉग डायरेक्टर पेंसिल से अपना सर खुजाते हुए बोला, जी नूर तो बस नूर होता है, जैसे नूर मोहम्मद, नूरुल हसन वगैरह। दरअसल राइटर ने नूर का काफिया सरूर से मिलाया है। पूरा डायलॉग पढ़ो। ये बच्चा भी किसी की आंखों का नूर है, किसी के दिल का सरूर है। अगर आज ये भूखा है मजबूर तो ये समाज का कसूर है। कल यही बच्चा होकर बड़ा होकर डॉक्टर, वकील बन सकता है, मुल्क और कौम का लीडर बन सकता है। ये सब क्या बकवास है, हीरो ने कहा, और फिर डायरेक्टर की तरफ मुखातिब होकर कहा, इतना बड़ा डायलॉग मुझे याद नहीं होगा। डायरेक्टर ने कहा, मुझे भी डायलॉग ज़रूरत से ज़्यादा लंबा लगता है। फिर डायलॉग डायरेक्टर ने कहा, कुमार साहब जैसे कहते हैं इसे छोटा कर दो। डायलॉग डायरेक्टर ने डायलॉग के पूरे सफ़े पर नीली पेंसिल से कांटी का निशान बनाते हुए कहा, कुमार साहब आप ही बताइए ना। हीरो ने सोच कर कहा, तो लिखो, ये बच्चा भी किसी माँ का दिल है। जी आगे? बस और कुछ नहीं, इतना काफ़ी है, ये बच्चा भी किसी माँ का दिल है। डायलॉग डायरेक्टर ने एक बार फिर वही अल्फाज दोहराए, ये बच्चा भी किसी माँ का दिल है। वाह वाह, क्या बात कही है कुमार साहब, आपको तो राइटर होना चाहिए था। और फिर डायरेक्टर से मुखातिब होकर, सर ये तो पिक्चर का थीम डायलॉग ही बन गया। तो फिर चलिए शॉट तैयार है। डायरेक्टर ने हीरो को इशारा किया और जैसे ही हीरो अपनी कुर्सी से उठा और सब भी खड़े हो गए। बच्चा लाओ, पहले असिस्टेंट डायरेक्टर की आवाज़ गूंजी। बच्चा लाओ, दूसरा असिस्टेंट डायरेक्टर चिल्लाया। बच्चा लाओ, तीसरे असिस्टेंट डायरेक्टर ने आवाज़ दी। सप्लायर, प्रोडक्शन मैनेजर ने नारा लगाया, बच्चा कहाँ है? मिसेस जॉनसन, एक्स्ट्रा सप्लायर चिल्लाया। एक मोटी ताज़ी एंग्लो इंडियन औरत जो न जवान थी न बूढ़ी आगे बढ़ी। उसकी गोद में एक भूरे बालों वाला, गोल गोल चेहरे, गोल गोल आंखों वाला बच्चा था जो नायलन का फ़्रॉक पहने हुए था। इसका फ़्रॉक तो बहुत बढ़िया लगता है, गरीब बच्चे का फ़्रॉक ऐसा कैसे हो सकता है? तीसरी असिस्टेंट डायरेक्टर ने इतराज़ किया। सत्यजीत राय की फ़िल्मों में देखिए कितनी रियलिज़म होती है। ड्रेसमैन, दूसरा असिस्टेंट डायरेक्टर चिल्लाया। जी साहब, ड्रेसमैन ने जवाब दिया। बच्चे का फ्रॉक बदल कर लाओ, कोई फटा मैला कपड़े पहना कर लाओ। पहले असिस्टेंट डायरेक्टर ने हुक्म दिया। ड्रेसमैन ने एक बक्से में हाथ डाला और चंद मैले गंदे चीथड़े लिए हुए बच्चे की तरफ बढ़ा। बच्चे की माँ ने जैसे ही इन गंदे चीथड़ों की तरफ देखा तो उसने जल्दी से बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया। नो नो, हमारा बेबी ऐसा डर्टी कपड़े नहीं पहनेगा, कोई बीमारी लग गई तो। मगर मेम साहब देखिए, रियलिज़म के लिए ज़रूरी है, तीसरे असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहना शुरू किया। बच्चे की माँ बात काटते हुए बोली, हमारा बेबी ओनली हाई क्लास पिक्चर में काम करता है। हम सप्लायर को पहले ही बोला था हमारा बेबी गंदा कपड़ा नहीं पहनेगा। डायरेक्टर ने अपने असिस्टेंट को इशारा किया, रहने दो, आजकल गरीबों के बच्चे भी नायलॉन के कपड़े पहनते हैं। कैमरे के सामने खड़े होकर हीरो ने मेम साहब की गोद की तरफ हाथ फैलाए। कम ऑन बेबी। बच्चा हुमक कर हीरो की गोद में चला गया। सबने इत्मीनान का सांस किया, क्योंकि फ़िल्मी दुनिया का मुहावरा है कि शूटिंग करते वक्त 3 मुसीबतें आ सकती हैं, घोड़ा, कुत्ता और बच्चा।
मेम साहब ने अपने रंगे हुए घने बालों को थपकी देते हुए हीरो की आंखों में आंखें डालकर कहा, हमारा बेबी स्वीट है ना, बड़ा होकर ये भी हीरो बनेगा। कैमरामैन ने एक लाइट को बाएं से ज़रा दाएं सरकाया, फिर वापस बाएं को सरकाकर उसी जगह रख दिया। फिर कैमरे की आंख में झांक कर देखा, कुमार साहब ज़रा आगे, बस बस बस, बिल्कुल ठीक है। और फिर चिल्लाकर, रेडी फॉर साउंड टेस्ट। साउंड असिस्टेंट ने माइक्रोफोन आगे बढ़ाया, कुमार साहब डायलॉग बोलिए एक बार। हीरो ने माइक्रोफोन की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखा और कहा, यह बच्चा भी किसी माँ का दिल है। हाउ इज़ दैट? तीनों असिस्टेंट एक साथ चिल्लाए, जैसे क्रिकेट के मैदान में किसी खिलाड़ी को LBW करने के लिए सब फील्डर चिल्लाकर अंपायर से पूछते हैं, हाउ इज़ दैट? साउंड रूम से लाउड स्पीकर के ज़रिए जवाब आया, ओके, रेडी फॉर टेक। पहला असिस्टेंट डायरेक्टर चिल्लाया, खामोश। दूसरा असिस्टेंट डायरेक्टर चिल्लाया, साइलेंस। तीसरा असिस्टेंट डायरेक्टर चिल्लाया, बातचीत बंद। डायरेक्टर ने कहा, साउंड स्टार्ट। साउंड रूम से जवाब आया, कैमरा। कैमरामैन ने बटन दबाकर कहा, रनिंग। हीरो ने बच्चे को गोद में उठा लिया, फिर कैमरे की तरफ हसरत भरी नज़र से देखकर बोला, ये बच्चा भी किसी। अभी वो इतना ही कह पाया था कि बच्चे ने हीरो के माथे पर गिरी बालों की लट पर एक झपट्टा मारा और विग उसके हाथ में आ गई। हीरो की गंजी चंदिया स्टूडियो लाइट्स की रोशनी में चमक उठी। डायरेक्टर घबरा कर चिल्लाया, कट कट। पहला असिस्टेंट डायरेक्टर चिल्लाया, कट इट। दूसरा असिस्टेंट डायरेक्टर चिल्लाया, कट इट। तीसरा असिस्टेंट डायरेक्टर चिल्लाया, मेकअप, हेयर ड्रेसर को बुलाओ। तीन नौजवान लड़कियां जो कुमार की फ़ैन थीं और ख़ास तौर से उसकी शूटिंग देखने आई थीं, ये देखकर भौंचक्का रह गईं कि उनके महबूब एक्टर के सर की चंदियाँ बिल्कुल साफ़ थी और अंडे की तरह सफ़ेद। हाय राम, एक ने दूसरे से कहा, ये तो गंजा है। दूसरे ने शीश करके आहिस्ता बोलो, कहीं सुन ना लें। कुमार गुस्से में सीधा स्टूडियो के बाहर जा चुका था। अब उसके प्राइवेट मेकअप रूम में हेयर ड्रेसर दोबारा उसकी विग फिट कर रही थी। इस बार मैं 4 हेयर क्लिप लगा देती हूँ ताकि खींचने पर भी विग अपनी जगह से ना हिले। मगर कुमार ने गुस्से से कहा, मैं इस बच्चे के साथ काम नहीं करूँगा। अब दोबारा विग लगवाकर हीरो वापस स्टूडियो में पहुंचा तो डायरेक्टर बेबी की मम्मी से कह रहा था, सॉरी मैम साहब, आपके बच्चे को अब छुट्टी, आगे किसी की सीन में हम ज़रूर इसके लिए काम निकालेंगे। दैट्स ऑल राइट, मैम साहब बोली, हमको मालूम है शूटिंग में ऐसा गोलमाल हो जाता है, अपने मैनेजर को बोलो हमारा चुकता कर दो। प्रोडक्शन मैनेजर ने एक्स्ट्रा सप्लायर को 60 रुपये देकर 75 रुपये की रसीद ली। सप्लायर ने मेम साहब को 40 रुपये देकर 55 की रसीद ली। मेम साहब बच्चे को लेकर टैक्सी में बैठी रही थी कि बेबी ने एक और झपट्टा मारा और अपनी माँ के सर से उसकी विग भी खींच ली। मेम साहब ने जल्दी से अपने नकली बालों को दोबारा सर पर रखते हुए इधर उधर देखा, किसी ने देख तो नहीं लिया। जब इत्मीनान हो गया तो बोली, यू नॉटी बेबी, ड्राइवर हमको दावर स्टेशन छोड़ देना, इधर से हम बाइगला ट्रेन में जाएगा। स्टूडियो में फिर हंगामा था। डायरेक्टर पहले असिस्टेंट से कह रहा था, दूसरा बच्चा लाओ। पहला असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर से कह रहा था, दूसरा बच्चा लाओ। प्रोडक्शन मैनेजर ने एक्स्ट्रा सप्लायर को कोने में ले जाकर कहा, आज तो तेरी चांदी हो रही है, एक बच्चा और ले आ, जितना शरीर हो अच्छा है, 1-2 और बच्चों का भी इंतज़ाम साथ रखना। एक्स्ट्रा सप्लायर प्रोड्यूसर की मोटर लेकर गया और थोड़ी ही देर में एक 3-4 बरस का मोटा ताज़ा बच्चा लेकर आ गया। साथ में एक काला सा मोटा लंबे लंबे वालों वाला पहलवान नुमा आदमी, धारियों वाली बनियान और 4 खाने का तहमंद बांधे। हम हाजिर हैं जी, पहलवान नुमा आदमी ने डायरेक्टर को एक फ़ौजी सलाम मारते हुए कहा। तुम कौन हो? आपने पहचाना नहीं? मैं मास्टर गट्ठल हूँ, इंडस्ट्री का पुराना आदमी हूँ। शहज़ादा गुलफाम में विलन का रोल किया है, बागी शहज़ादी में साइड हीरो था, लाल घोड़ा में साइड विलन, अब भी करेक्टर कर लेता हूँ। बोलिए क्या हुक्म है, हम हाजिर हैं। डायरेक्टर ने चिढ़ कर कहा, भाई हमें इस वक्त सिर्फ एक बच्चे की ज़रूरत है। बच्चा भी हाजिर है सरकार, ये कहकर पहलवान नुमा आदमी ने बच्चे को आगे कर दिया। ए डायरेक्टर साहब को सलाम करो। बच्चा हरे रंग की मखमल का निकर और बुशर्ट पहने था, हाथ में एक झुंझुना लिए हुए था, मगर उसका चेहरा बच्चों जैसा न था। ऐसे लगता था जैसे किसी जादूगर ने एक अधेड़ उम्र के आदमी को छोटे कद का बना दिया हो। बाप का हुक्म सुनते ही उसने भी एक फ़ौजी सलाम किया और माथे से हाथ ना हटाया जब तक बाप ने अगला हुक्म ना सुनाया, अभी साहब को ट्विस्ट करके बताओ बेटा। और वो बच्चा, जिसका चेहरा बच्चों जैसा नहीं था, दफ़ातन ट्विस्ट करने लगा जैसे वह चाबी वाली गुड़िया हो। शाबाश बेटा शाबाश, बाप ट्विस्ट की लय पर तालियाँ लगाता हुआ बोला। बच्चा थिरक रहा था, अपने कूल्हे मटका रहा था, कभी आगे बढ़ता था, कभी पीछे हटता था, कभी दाएं कभी बाएं।
आहिस्ता आहिस्ता सेट पर जितने लोग बैठे थे वे बच्चे का ट्विस्ट डांस देखने लगे। कैमरामैन, उसके असिस्टेंट, लाइटों वाले, छोटे मोटे कैरेक्टर एक्टर्स, एक्स्ट्रा। तब प्रोड्यूसर ने डायरेक्टर के कान में कहा, ये सब बंद करो, कुमार को दिन भर की शूटिंग का 10,000 देना है, शॉट अब तक एक नहीं हुआ। डायरेक्टर ने चिल्ला कर कहा, कट इट। ट्विस्ट डांस करते करते बच्चा एकदम रुक गया, जैसे उसकी चाबी ख़त्म हो गई। डायरेक्टर ने पहले असिस्टेंट को हुक्म दिया, कुमार जी को बुलाओ। पहले असिस्टेंट ने दूसरे असिस्टेंट को हुक्म दिया, कुमार जी से कहो बच्चा आ गया है, शॉट तैयार है। तीसरा असिस्टेंट मेकअप रूम की तरफ भागा। हीरो ने स्टूडियो में दाखिल होते ही पूछा, बच्चा कहाँ है? हरे रंग की निकर वाले बच्चे ने हीरो को फौजी सलाम मारते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू। और ये कहकर हीरो की तरफ देखकर इतने ज़ोर से आंख मारी कि हीरो घबरा कर पीछे हट गया और सब पहका मारकर उस पर हंस पड़े। हीरो ने बच्चे से हाथ मिलाते हुए पूछा, क्यों पहलवान, काम करोगे, घबराओगे तो नहीं? बच्चे ने तुतलाते हुए जवाब दिया, घबराएंगे तो आप। इस पर एक और फरमाइश कहका पड़ा और हीरो ने खिसियाने होकर पूछा, क्या इस आफत के परकाले को मुझे गोद में उठाना पड़ेगा? कैमरामैन चिल्लाया, रेडी फॉर टेक। मुख्तलिफ आवाज़ें स्टूडियो में गूंजी, रेडी फॉर टेक, ऑल लाइट्स, मेकअप, हेयर ड्रेसर, साउंड टेस्ट। हीरो ने कहा, ठहरो भाई, पहले मैं इस पहलवान को उठा कर देखता हूँ। हीरो ने बच्चे को गोद में तो उठा लिया, लेकिन बच्चा पत्थर का बना हुआ था। हीरो हाँफने लगा। साउंड स्टार्ट, डायरेक्टर ने आवाज़ दी, कैमरा। साउंड रिकॉर्डिस्ट की आवाज़ आई, रनिंग। हीरो ने बच्चे की तरफ प्यार भरी आंखों से देखा। बच्चे ने आंख मारी। हीरो की ज़बान से निकला, ये बच्चा भी, ये बच्चा भी। फिर उसके बजाय बच्चा बोला, क्यों बेटा, डायलॉग भूल गए ना? हीरो को ऐसा लगा जैसे इसकी गोद में आदमी का बच्चा ना हो, किसी राक्षस का बच्चा हो, और उसने कट इट कहकर बच्चे को उसके बाप की तरफ फेंका। और सो पहलवान साहब भी 10-10 के 6 नोट जेब में डाल बच्चे का हाथ पकड़े वहाँ से रुखसत हुए। तीसरा बच्चा लाया गया। उसने शॉट शुरू होने से पहले हीरो के सूट पर पेशाब कर दिया। हीरो ने कहा, मैं इसके साथ काम नहीं करूँगा। चौथा बच्चा लाया गया। ये देखने में बड़ा भोला भाला और मासूम था। सबको यकीन था अब शॉट बखैर खूबियाँ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हीरो ने इसे गोद में लिया, बच्चा बछाड़े खाने लगा, रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया। बच्चे की माँ की गोद में वापस दिया गया, फ़ौरन चुप हो गया। जब दोबारा हीरो की गोद में दिया गया तो चुपके से चला गया। लेकिन जैसे ही कैमरा चलना शुरू हुआ और हीरो ने डायलॉग बोला, ये बच्चा भी, कि बच्चे ने न सिर्फ रोना शुरू कर दिया बल्कि अपने डंडे से पाँव इतने ज़ोर से मारे कि हीरो की आंख फूटते फूटते बची। हीरो ने फैसला सुना दिया, मैं इस बच्चे के साथ भी काम नहीं करूँगा। या तो कोई सीधा साधा चुपचाप बच्चा लाओ, नहीं तो सीन को कैंसिल कर दो। घंटा भर में शूटिंग शिफ्ट भी ख़त्म होने वाली है। सप्लायर ने कहा, मैं अब कब तक बच्चे लाता रहूँ, इस तरह तो सारे बम्बई के बच्चे ख़त्म हो जाएंगे। प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा, तुझे क्या, तेरी चांदी हो रही है और तुम्हारी नहीं? सप्लायर ने चिढ़ कर कहा, अच्छा भाई, हम दोनों की। अब तो चुपचाप सा बच्चा ले आ कहीं से। मैं तो जितने फिल्मी बच्चों को जानता हूँ सबको ले आया। हर माँ अपने बच्चे को फ़िल्म में काम करने के लिए नहीं भेजती। यही 2-4 लोग हैं जो अपने बच्चों का धंधा करते हैं। अरे भाई, पैसों की खातिर कोई भी अपने बच्चे का धंधा कर सकता है। ये बात करते करते वो स्टूडियो के बाहर निकल आया, जहाँ एक भंगन सड़क पर झाड़ू दे रही थी। अरे ज़रा ठहर, प्रोडक्शन मैनेजर ने चिल्लाया, सारे में मिट्टी उड़ा रही है, ये वक्त है झाड़ू देने का, सुबह सवेरे क्यों नहीं दी झाड़ू? बाबूजी, आज मुझे देर हो गई है। देर हो गई तो पगार कटेगी, कोई मुफ्त काम करती है क्या? बाबूजी, भंगन काम बंद करके गिड़गिड़ाती हुई बोली, मेरा बच्चा बीमार है। बीमार है? क्या बीमार है? बाबूजी, पता नहीं क्या बीमार है, 10 दिन से बुखार नहीं उतरा। मोहल्ले के डॉक्टर को दिखाया था बाबूजी, 2 रुपये फ़ीस भी दी थी। वो कहें इसे बच्चे वाले बड़े डॉक्टर को दिखाओ, इनकी फ़ीस 20 रुपये है। फिर दवा इंजेक्शन के लिए भी दाम चाहिए। अगले महीने की पगार भी मिल जाती तो बच्चे का इलाज हो जाता। जा बच्चे को ले आ, इसके इलाज के लिए रुपए मिल जाएंगे पूरे 40। एक्स्ट्रा सप्लायर ने प्रोडक्शन मैनेजर को आंख मारते हुए कहा। प्रोडक्शन मैनेजर बोला, अरे तेरे बच्चे का फ़िल्म में फ़ोटो आ जाएगा कुमार जी के साथ और पैसे भी मिलेंगे, जल्दी से ले आ। अभी लाती हैं बाबूजी, भंगर ने झाड़ू टोकरी फेंकते हुए जवाब दिया। मगर सुन, बच्चा रोएगा चिल्लाएगा तो पैसे नहीं मिलेंगे, चुपचाप रहना चाहिए। भंगन एक बार तो ठटक कर ठहर गई, फिर सोच कर बोली, नहीं बाबूजी, रोएगा चिल्लाएगा नहीं। भंगन स्टूडियो के पीछे एक झोंपड़ी की बस्ती में रहती थी। अपनी झोंपड़ी में जाने से पहले उसने पड़ोसन का दरवाज़ा खटखटाया। क्या है चावली? बच्चा बहुत रोता है बहन, मुझे काम पर जाना है। वो दवा दे दो जो तुम काम पर जाते हुए अपने बच्चे को देती हो। पड़ोसन ने एक पुड़िया
पकड़ा दी, बस थोड़ी सी पानी में खोल कर दीजिए, ज़्यादा नहीं। चावली अपने झोंपड़े में गई। बच्चा अपनी बड़ी बहन की गोद में लेटा रो रहा था। चावली ने बेटे को गोद में लिया। बदन जल रहा था, रोए ही जा रहा था। चावली ने बच्चे को भेंच कर प्यार किया, ना रो मेरे लाल, चल मैं तुझे फ़िल्म कंपनी में ले चलती हूँ, मेरा बेटा फ़िल्म का हीरो बनेगा, फिर तुझे बड़े डॉक्टर के पास ले जाऊँगी, ना रो मेरे लाल, ना रो। ये कहकर उसने पानी में घुली हुई काली काली दवा बच्चे को चिटा दी। बच्चा रोते रोते हलकान होकर अब हिचकियाँ लेने लगा। हिचकियाँ लेते लेते निढाल होकर सो गया। चावली ने बच्चे को चंद चीथड़ों में लपेटा और स्टूडियो की तरफ चल दी। एक्स्ट्रा सप्लायर ने कहा, रोएगा तो नहीं? चावली ने कहा, नहीं बाबूजी, मज़े से सो रहा है। डायरेक्टर ने पूछा, ये रोएगा तो नहीं? प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा, नहीं साहब, बड़ा शरीफ बच्चा है, माँ का दूध पीकर मज़े से सो रहा है, आप जितने चाहे शॉट लीजिए। हीरो ने बच्चे को गोद में लेने से पहले पूछा, रोएगा तो नहीं? नहीं कुमार जी, डायरेक्टर ने उसे यकीन दिलाया। बड़ा खामोश बच्चा तलाश करके मंगवाया। हीरो ने बच्चों को गोद में ले लिया और सोचा, शुक्र है इसका वज़न ज़्यादा नहीं है। फिर वो बोला, जल्दी शॉट ले लो, अभी तो सो रहा है, उठ गया तो ये भी नाक में दम करेगा। रेडी फॉर टेक, ऑल साइड्स, साउंड रेडी, साउंड स्टार्ट, साउंड, कैमरा, रनिंग क्लैप, माँ का दिल, सीन नंबर 55, शॉट नंबर 7, टेक नंबर 4। हीरो ने बच्चे को गोद में उठाया, उसके चेहरे को देखा। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। हीरो ने कैमरे की तरफ देखकर दिल की गहराई से आवाज़ निकाली, ये बच्चा भी किसी माँ का दिल है। शॉर्टकट हो गया, मगर कैमरामैन ने कहा, एक टेक और चाहिए। बच्चे के चेहरे पर रोशनी ठीक नहीं पड़ी। एक और बार शॉट दोहराया गया। एक बार फिर हीरो ने कहा, यह बच्चा भी किसी माँ का दिल है। इस वक्त एक हवाई जहाज़ स्टूडियो के ऊपर से गूंजता हुआ गुजर गया। लाउड स्पीकर में से साउंड रिकॉर्डिस्ट की आवाज़ आई, कट कट। हवाई जहाज़ किसी न किसी वजह से 3 बार और शॉट दोहराया गया। टेक नंबर 2 को ओके किया गया। हीरो ने बच्चा प्रोडक्शन मैनेजर के हवाले किया। बच्चा अब तक सो रहा था। प्रोडक्शन मैनेजर ने बच्चा एक्स्ट्रा सप्लायर की गोद में दिया। एक्स्ट्रा सप्लायर ने चावली की गोद में बच्चा दिया और साथ ही 40 रुपये देकर उसे 75 रुपये की रसीद पर अंगूठा लगवा लिया। जा अब इसे डॉक्टर के पास ले जाओ और अच्छी तरह इलाज करवा। बाबूजी, सीधी वहीं जाती हूँ टैक्सी करके, आपकी कृपा से इसका इलाज हो जाएगा, आपके बच्चे जिएँ। बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के सेक्रेटरी ने पहले फ़ीस ले ली, फिर डॉक्टर ने बच्चे का मुआयना किया। मगर ये तो मर चुका है, डॉक्टर ने हाथ लगाते ही कहा। और चावली को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया। फिर भी वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे लाल को? इसे तो सिर्फ बुखार आ रहा था। बुखार से नहीं, लगता है तुम्हारा बच्चा जहर से मरा है। क्या दिया था इसे खाने को? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, जरा सी अफीम दी थी चुप करने को। साल भर माँ की दिल की सिल्वर जुबली के मौके पर एक बड़े नेता ने तकरीर करते हुए कहा, मैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो और हीरोइन को मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी फ़िल्म में सचमुच एक हिंदुस्तानी माँ के दिल की धड़कन सुनाई देती है। ख्वाजा अहमद अब्बास मशहूर फ़िल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, नावल निगार और सहाफ़ी थे। वो बैक वक्त उर्दू, इंग्लिश, हिंदी में लिखा करते थे। 40s में उनकी बनाई हुई फ़िल्मों ने बहुत अवार्ड हासिल किए। इंग्लिश में ग्रेजुएशन की और अलीगढ़ से उन्होंने लॉ की डिग्री ली। वो अदब की तरक्की पसंद तहरीक के रूह रवां थे। उन्होंने कुल मिलाकर 73 किताबें लिखी हैं। उनकी कहानियों का ज़्यादातर मौजू बम्बई में तबक़ाती तक़सीम और नामाशी नाइंसाफ़ी के गिर्द घूमता था। अपने ज़माने आखिर में जो कहानियाँ उन्होंने लिखी वो ज़्यादातर फ़िल्म इंडस्ट्री से मुताल्लिक़ थीं।